उम्मीद है सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सकुशल स्वस्थ रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये ऑप्टिक्स हिंदी मीडियम का क्लास नंबर 3 है। ऑप्टिक्स हिंदी मीडियम क्लास नंबर 3। जैसा आप लोगों को दिख रहा है, यूनिट 6 ऑप्टिक्स मीडियम हिंदी क्लास नंबर 3। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आप लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो में जो भी बोर्ड पर दिख रहा है उसको नोट करते जाएं। वीडियो में जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं उसको नोट कर लेंगे, जिससे हम लोगों को आगे जब हम लोग संकल्प में फ्रंट टू फ्रंट क्लास करेंगे तो उस समय हम लोगों का टाइम काफी बच जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम मैं रिपीट कर दूं फटाफट, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, तीनों का तीन समान तल में होते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है, लेकिन यह जो लागू होती है सामान्यतः समरूप परावर्तन की स्थिति में। सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब, प्रति और बिंब। प्रतिबिंब में दो शब्द है, प्रति और बिंब। बिंब का अर्थ होता है वस्तु, बिंब का अर्थ होता है वस्तु, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो बिंब यानी वस्तु का प्रति, तो वस्तु से ही ये रिलेटेड है। डेफिनेशन पहले आप लोग एक बार नजर डाल लें। अब मैं इसको रिपीट कर दूं, किसी वस्तु यानी बिंब से होकर गुजरती हुई प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन द्वारा उस वस्तु की आकृति के सदृश एक अन्य आकृति प्राप्त होती है, जिसे उस वस्तु का कहा जाता है प्रतिबिंब। एक बार डेफिनेशन आप लोग फिर से गौर कर लें और जैसा बताया गया कोशिश करें इसको नोट भी कर लें, कहीं ना कहीं भी जहां सुविधा लगे नोट कर लें। आगे हम लोगों का उससे काफी समय बचेगा। तो प्रतिबिंब किसी वस्तु यानी बिंब से होकर गुजरती हुई प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन द्वारा उस वस्तु की आकृति के सदृश, अभी मैं पढ़ रहा हूं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, इसको समझाऊंगा। सदृश एक अन्य आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु से होकर गुजरती हुई, मान लें ये एक वस्तु है, इस पर प्रकाश किरणें टकराई, इस पर प्रकाश किरणें टकराई और ये प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह यानी प्रकाश का अगर परावर्तन हुआ, कहां, कौन सी किरणों का, इस वस्तु से गुजरती हुई प्रकाश किरणों का अगर परावर्तन हुआ, या आगे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन, अगर परावर्तन हुआ या अपवर्तन हुआ, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की आकृति के, यह जो शब्द दिख रहा है सदृश। अब देखिए सदृश का मतलब क्या हुआ, ये है पेन। अब इसका कोई भी सदृश का मतलब जो भी इसका दूसरी आकृति बनेगी वो दिखने में पेन जैसा होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि अगर ये पेन है और इसकी आकृति बन रही है पेंसिल जैसा तो उसको हम लोग सदृश नहीं कहेंगे। अगर इसकी आकृति बन रही है और वो आकृति देखने में इसी पेन जैसा लग रहा हो तब हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं सदृश। तो अगर उस वस्तु की आकृति के सदृश एक अन्य आकृति प्राप्त होती है जिसको हम लोग उस वस्तु का कहते हैं प्रतिबिंब। इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब के बारे में एक बहुत खास बात बतला दें। प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रतिबिंब हमेशा एक तलीय होती है। प्रतिबिंब जो बनती है वो एक तल में बनती है, तभी हम लोग उसको पर्दे पर ला सकते हैं। प्रतिबिंब को हम लोग एक पर्दे पर ले सकते हैं। हम लोग सिनेमा घरों में सिनेमा देखते हैं तो जो फिल्में हम लोग देखते हैं उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों प्रतीत होती है, लेकिन उसको देखते हैं हम लोग एक पर्दे पर, यानी एक समतल सरफेस पर, प्लेन सरफेस, समतल सतह पर देखते हैं। तो प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब एक तलीय होती है, एक तल में बनती है। ठीक है। प्रतिबिंब आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। बहुत लोगों को अनुभव होगा भी और बहुत लोगों को अनुभव नहीं भी होगा। प्रतिबिंब जैसे हम लोग प्रतिदिन आईना देखते हैं, आईना, मिरर, प्लेन मिरर। हम लोग बाल झाड़ने के लिए आईना यूज करते हैं, चेहरा देखने के लिए आईना यूज करते हैं। तो हम लोग जो आईना देखते हैं उसमें जो हमारे चेहरे का जो उसमें जो प्रतिबिंब दिखता है, चेहरा अगर सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा दिखता है। ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर प्रतिबिंब वस्तु जैसा है, अगर वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब भी इसी पोजीशन में यानी सीधा वस्तु की तुलना में अगर सीधा बन रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं आभासी या काल्पनिक। ऐसे प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा होती। आमतौर पर हम लोगों को समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब ही दिखता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रतिबिंब को पहचानने का सबसे जबरदस्त तरीका है, अगर वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो, यानी जैसा वस्तु है उसी हिसाब से अगर प्रतिबिंब बन रहा हो। अगर इस पेन का ढक्कन ऊपर है, इसके प्रतिबिंब का भी ढक्कन अगर ऊपर हो तो उसको हम लोग कहेंगे सीधा। लेकिन अगर ये पेन है और इसका प्रतिबिंब अगर ऐसे बन रहा हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उल्टा। तो जो प्रतिबिंब उल्टा होती है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक। ऐसे प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या होती है, उल्टा। तो फिर से मैं दोहरा दूं, अगर प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा बने तो उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक, और अगर सीधा बने तो उसको कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब का दो नाम है, या तो उसको हम लोग आभासी भी कहते हैं या तो काल्पनिक कहते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आभासी प्रतिबिंब और नंबर 2 वास्तविक। ठीक है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो कैसे पहचानेंगे कोई प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक? बहुत सिंपल, अगर प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे वास्तविक, और अगर प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे आभासी या काल्पनिक। तो एक बात तो अभी क्लियर हो गया, समतल दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं तो चेहरा जैसा सीधा है सीधा ही दिखता है प्रतिबिंब। तो अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा दिखता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब अगर सीधा हुआ तो वो कैसा होगा, आभासी या काल्पनिक। इसका मतलब साफ है, एक कंक्लूजन जो आगे आ भी रहा है कि एक समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाती है वो आभासी या काल्पनिक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब का निर्माण करती है वो या तो आभासी कहें या काल्पनिक, बात एक ही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता। इस जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, वो वास्तविक का मतलब समझ लेते हैं कि जैसा हमारा चेहरा वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक हो गया। नहीं, यहां वास्तविक और आभासी का अर्थ दूसरा होता। वास्तविक का मतलब होता, वो हम लोग आगे समझेंगे क्योंकि अभी समतल दर्पण की बारी है। तो ध्यान रखेंगे, अगर प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा बना तो उसको कहेंगे आभासी या काल्पनिक, और अगर प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा बना
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक। तो हर उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी या काल्पनिक। ये जो प्रतिबिंब की बात चल रही है, प्रतिबिंब को बनाने में जो हम लोग सबसे ज्यादा जिस परावर्तक सतह का उपयोग करते हैं, पिछले क्लास में उसकी चर्चा की गई थी, उसका नाम है दर्पण। जिस परावर्तक सतह को हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, प्रकाश के परावर्तन यानी प्रतिबिंबों को बनाने में जिस परावर्तक सतह का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कहलाता है दर्पण। आकृति के दृष्टिकोण से दर्पण मुख्य रूप से, ध्यान रखेंगे, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है समतल दर्पण, दूसरे का नाम है गोलीय दर्पण। आमतौर पर हम लोगों का क्लास 10 में पढ़ा हुआ होता है कि जैसे पूछते हैं, अच्छा बताओ जी दर्पण कितने प्रकार का होता है, विद्यार्थी झट से बोलते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तुरंत मुंह से निकल जाता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जबकि यहां पर यह स्पष्ट कर दें, दर्पण दो प्रकार के आमतौर पर होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, और वो जो उत्तल अवतल की बात है जो नेक्स्ट क्लास में आएगी, वो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो वो जो उत्तल और अवतल की बात जो हम लोगों के दिमाग में सेट है, वो दोनों किसके हिस्से हैं, गोलीय दर्पण। लेकिन सवाल यह उठता है कि चाहे गोलीय दर्पण हो या समतल दर्पण हो, बनता कैसे। आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा क्लास 10 में, मैं उसको फटाफट संक्षेप में बता दूं। जैसे कांच का एक पतला हम लोग टुकड़ा लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं जिसकी मोटाई कम से कम हो, क्योंकि ध्यान रखेंगे दर्पण में कांच की मोटाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिबिंब का क्वालिटी उतना ही डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कांच का एक प्लेट लेते हैं, शीट, ठीक है, एक टुकड़ा लेते हैं जिसकी मोटाई कम से कम हो, उसके एक हिस्से को हम लोग सिल्वर कोटेड, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा क्लास 10 में, उसको हम लोग सिल्वर कोटेड कहते हैं, चांदी से कलई कर देते हैं। चांदी से कलई कर देने पर जैसे ये कांच का टुकड़ा है, इस पोर्शन को अगर चांदी से कलई कर दें तो ये जो है प्रकाश, इधर से जो प्रकाश टकराएगी वो प्रकाश का अधिकांश हिस्सा लौट जाता है। ठीक है, और चांदी से कलई करने के बाद इसको हम लोग किसी गहरे रंग से इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, डार्क पेंट से हम लोग इसको कवर कर देते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत प्रकाश अगर निकलना भी चाहे वो नहीं निकल पाए और लाचारी वो लौट जाए। तो जब हम लोग इस तरह की सतहें कांच के एक समतल प्लेट की एक सतहों को चांदी से कलई करके डार्क कलर से पेंट कर देते हैं, तो इधर से ये परावर्तक सतह का काम करती। ठीक है, और इसी तरह से गोलीय दर्पण की बात भी होगी कि कांच के एक खोखले गोले का एक गोलीय टुकड़ा, उसको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, गोलीय दर्पण कैसे बनता है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है, तो फिलहाल अभी समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, फिर से रिपीट कर दूं, कांच का एक समतल टुकड़ा, मोटाई कम से कम हो तो बेहतर होगा, उसके एक सतह को कलई कर देते हैं और उसको डार्क कलर से पेंट कर देते हैं। तो अगर इधर पेंट कर दिए तो इधर से ये कैसा काम करने लगता है, परावर्तक सतह। तो जानकारी के दृष्टिकोण से मैं यहां पर आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रहा हूं। हेडिंग आप लोगों को दिख रहा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्धारण। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्धारण। पहले आप लोग डायग्राम को ध्यान से देख लें और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसका दूसरा नियम को भी ध्यान में लेते हैं। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये चित्र ध्यान देंगे, ये जो हेडिंग पर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बने,
जो हम लोग प्रतिदिन जो आईना देखते हैं, हम लोग जो प्रतिदिन आईना देखते हैं, उस आईना जो कि समतल दर्पण है, स्पष्ट है, उस आईना में जो हम लोगों को अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखता है, वस्तुतः वो दिखता कैसे, ठीक है, उसका जो है पूरा डायग्राम जो है वो हम लोग, क्योंकि ये ध्यान रहे ज्यामितीय प्रकाशिकी है, तो हम लोगों को रेखा के द्वारा, प्रकाश किरण के द्वारा इन बातों को समझना है। तो मैं इस डायग्राम को समझा रहा हूं। ये सबसे पहले तो ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहां ये जो समतल दर्पण है, इसमें ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इस तरफ ऐसे बनाया गया, इसका मतलब है कि इस सरफेस को कलई कर दिया गया। तो जब इधर कलई कर दिया गया तो ये सरफेस कैसा हो गया, परावर्तक सतह। तो अब आप लोग जैसे देखते हैं कि जैसे आईना है, तो आईना के एक ही तरफ खड़ा होंगे तभी प्रतिबिंब दिखेगा। क्या आईना के दूसरे तरफ खड़ा होने पर प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं, क्योंकि उस पोर्शन में तो कलई किया हुआ है। तो अगर इधर कलई किया हुआ है तो इधर हो गया परावर्तक सतह। तो वस्तु को जब भी रखना होगा तो किधर रखना होगा, जिधर परावर्तक सतह है, क्योंकि इधर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रकाश किरणें इस सतह से तो परावर्तन होगा ही नहीं। तो ऐसे में समतल दर्पण के एक ही ओर वस्तु, कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण की भी बात होगी अगले क्लास में, तो दर्पण के जिस ओर, जिस सतह पर कलई की गई है, उसके दूसरे सतह की तरफ हम लोग वस्तु को रखते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये एक समतल दर्पण दिखाया गया है, इधर वाली सतह जो है, ये वाली सतह कलई की गई है, तो स्वाभाविक है इस तरफ हो गया परावर्तक सतह। इस तरफ जो है, यहां से इतनी दूरी पर, ये जो दूरी दिख रही है, ये दूरी, इतनी दूरी पर ये क्या लिया गया है, एक वस्तु, ठीक है, ये एक वस्तु लिया गया है। और इस वस्तु का ऊपर और नीचे दोनों बिंदुओं से एक एक प्रकाश किरण, ध्यान देंगे, ये एक प्रकाश किरण मान रहे यहां पर आपतित हो रही है, ठीक है, एक प्रकाश किरण इस बिंदु पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अब जरा पिछले क्लास का याद करेंगे, परावर्तन का नियम, ठीक है, इस बिंदु पर आपतित हुआ तो यहां पर एक डाला गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। ये जो दिख रहा आप लोग को डॉटेड लाइन, ये है अभिलंब। तो जितने कोण से आपतित हुई उतने कोण से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। डायग्राम पर नजर रखेंगे, ये एरो ध्यान देंगे, ये एरो आ रही है और ये एरो टकरा के लौट रही, ये हो गई परावर्तित प्रकाश किरण। इस आपतित प्रकाश किरण का ये हो गया परावर्तित प्रकाश किरण। अब वस्तु के निचले हिस्से से एक प्रकाश किरण, एरो पर ध्यान देंगे, एक प्रकाश किरण ऐसे इस बिंदु पर आपतित हुई, तो इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर एक क्या डाला गया, फिर ध्यान रहे, याद होगा आप लोग को, ये डॉटेड लाइन क्या दर्शाता, अभिलंब। तो जितने कोण से आपतित हुई उतने कोण से, ध्यान देंगे, ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब ध्यान देंगे, टॉप हिस्से से प्रकाश किरणें आपतित होकर के ये परावर्तित हो गई और निचले हिस्से से आपतित प्रकाश किरण परावर्तित होकर के ये हो गई। क्या आप लोगों को डायग्राम देख के लग रहा है कि ये दोनों प्रकाश किरणें, ये और ये, डायग्राम देख करके ध्यान देंगे, क्या लग रहा है कि ये दोनों कभी मिलेगी? आप लोग पहले फैसला कर लो, क्या लग रहा है डायग्राम देख के, क्या ये दोनों प्रकाश किरणें कभी मिलेगी? स्वाभाविक है, सब लोग देख ही रहे हैं, कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, किसी हालत में दोनों नहीं मिलेगी। अब जब नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ उपाय तो हम लोगों को करना है, हम लोगों को जो है समझना है। तो ऐसे में अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब जितने ज्यादा होंगे, लाइव क्लासेस में आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो ध्यान रहे, ये प्रकाश किरणें और ये प्रकाश किरण, ये दोनों एक दूसरे से सही मायने में कभी नहीं मिलेगी। तब हम लोग
सोचना शुरू करें। क्या करेंगे? सोचना शुरू करें। ठीक है, अब क्या सोचेंगे? ठीक है, सोचना शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या सोचेंगे? सोचने का मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग ये सोचेंगे इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें कैसे मिलेगी। ये दोनों जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, इसको मिलाना है। सोचने का टॉपिक ये है कि दोनों प्रकाश किरणों को हम लोगों को मिलाना है। तो सब लोग सोचना शुरू करें कैसे मिलेगी। तो सोचने का भी हम लोगों का रेंज भी बहुत सीमित है। अगर इसको इधर बढ़ाते जाएंगे और इसको इधर बढ़ाते जाएंगे तो सब लोग जान रहे हैं कभी नहीं मिलेगी, इस जन्म में नहीं मिलेगी। तब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा उपाय लगाएंगे। दूसरा उपाय क्या लगाएंगे? अगर इसको हम लोग कल्पना कर रहे हैं, हम लोग कल्पना करेंगे, ठीक है, अगर इसको पीछे लाए और इसको पीछे लाए, तब इस जगह पर एक इसी वस्तु की आकृति के समान एक दूसरी आकृति का निर्माण होता है। अगर हम लोग इस जगह को एक पर्दा से ब्लॉक कर दें, ध्यान रखें पहले हम पर्दा नहीं बनाए थे क्योंकि समझाना उद्देश्य था, ये ध्यान रखेंगे। ये वस्तु अगर इस जगह पर एक पर्दा लगा के इसको रोका जाए तो उस पर्दे पर वस्तु की आकृति के समान एक नई आकृति निर्मित होगी, जिसको हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब। अब जरा ध्यान दें, दो तीन बात। सबसे पहले तो ये अगर इसको हम लोग सीधा कहेंगे तो प्रतिबिंब में ध्यान रखेंगे सीधा बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो कैसा होगा? वो आभासी। तो ध्यान देंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा यानी कैसा होगा? आभासी। आज से आप लोग इसको दिमाग में सेट कर लें। हम लोग जो दर्पण देखते हैं, हम लोग जो दर्पण में चेहरा देखते हैं, वो जो हम लोगों का चेहरे का प्रतिबिंब बनता है, उसका नेचर कैसा होता? आभासी यानी काल्पनिक। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि जैसा चेहरा वैसा ही दिख रहा है, ये तो वास्तविक हुआ। फिर मैं यहां पर रिपीट कर दूं, उस वास्तविक का इस वास्तविक से लेना देना नहीं है। यहां वास्तविक का मतलब होता है उल्टा प्रतिबिंब, और सीधा अगर बना तो वो हो गया आभासी। तो पहला पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा यानी आभासी हो, नंबर 1। नंबर 2, वस्तु का आकार जैसा होता है वस्तु की आकृति के समान। अगर वस्तु की ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी बनेगा 5 सेंटीमीटर का ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वस्तु से बड़ा बन जाएगा या वस्तु से छोटा, नहीं। और तीसरी बात, दर्पण के पीछे बनती है और वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनती है। इसको ध्यान देंगे, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर है यहां से यहां तक, उतना ही दूरी पर पीछे बनता। यानी हम दर्पण से अगर 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, अभी 1 मीटर ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, अगर हम दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, और अभी ज्यादातर जैसा बताया ना 1 मीटर अभी ज्यादा हाईलाइटेड है, तो 1 मीटर पर अगर खड़े हैं तो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ पीछे की ओर 1 मीटर पर ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से ये दूरी और ये दूरी हर हाल में क्या होती है? समान। तो समतल दर्पण से रिलेटेड फटाफट मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को रिपीट कर दूं, आप लोग ध्यान देंगे। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाती है क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता, नंबर 1। नंबर 2, वस्तु की आकृति जैसी होती है। अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंचा है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर ही ऊंचा होगा। और तीसरी बात, दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी है प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होती है। तो ये इसलिए बतला दिया गया क्योंकि हम लोग प्रतिदिन समतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग लगभग प्रतिदिन करते हैं। एक न एक बार तो जरूर करते हैं, कई विद्यार्थी 2-3 बार करते हैं, कुछ विद्यार्थी जो है और ज्यादा बार करते हैं। तो इसलिए इसकी जानकारी को दे दिया गया। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब हम लोगों का जो इसके बाद का टॉपिक है, इसके बाद हम लोग आएंगे गोलीय दर्पण। और यही दर्पण जो है ये दो तरीके का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।